इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत से इंसान आसमान से एक शहर की छत पर और आसपास गिर रहे हैं। ऐसे में कहानी का मेन कैरेक्टर डैन भी इन्हीं लोगों में शामिल था जो खुशकिस्मती से एक पूल में गिरता है। पूल से बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसके बहुत से साथी या तो मर गए या फिर घायल हो चुके हैं। और यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में। ये साल है 2022। हमने जो देखा वो भविष्य की एक झलक थी। ये दिसंबर का महीना है और डैन के घर में क्रिसमस पार्टी चल रही है। डैन एक बायोलॉजिस्ट है मगर इन दिनों उसे टीचर की जॉब करनी पड़ रही है। डैन का सपना किसी लैब में काम करने का था, मतलब एक असली वैज्ञानिक की तरह। डैन की पत्नी का नाम एमी है और इनकी छोटी बेटी का म्यूरी। डैन अपनी बेटी से प्यार करता है। सभी खुश थे। हाल ही में डैन को एक लैब में नौकरी मिलने वाली थी जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि यही डैन का सपना था। मगर बदकिस्मती से उसी दिन डैन को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके बजाय किसी और को चुना गया है। इस बात से डैन बहुत उदास हो जाता है। खैर, एमी को कुछ बताए बगैर वो घर आता है। वो काउच पर म्यूरी के साथ फुटबॉल मैच देखने लगा मगर एमी समझ जाती है कि क्या हुआ होगा, इसलिए वो उसे तसल्ली देती है। खैर, मैच देखते समय एक अजीब सी बात होती है। पहले तो लाइट्स का फ्लक्चुएट होना और फिर खेल के मैदान में बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते वहां 50 से भी ज्यादा हथियारबंद सैनिक कहीं से प्रकट हो जाते हैं। आधी दुनिया ये नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। तभी उनमें से एक औरत लेफ्टिनेंट हार्ट आगे आती है और दुनिया भर के इंसानों को ये बताती है कि हम भविष्य से आए हैं। आज से 30 साल बाद पृथ्वी पर एक जंग छिड़ी है। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है और हम ये जंग हार रहे हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है वरना अगले 12 महीनों में पृथ्वी पर से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। और इस संदेश के बाद दुनिया बदल गई। भविष्य से आए हुए लोगों ने सरकार को यकीन दिलाया कि उन्हें मदद करनी होगी, इसलिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई। भविष्य से आए हुए लोग अपने साथ आधुनिक उपकरण भी लाए थे। वो साल 2022 से सैनिकों को 30 साल भविष्य में ले जाते। हर हफ्ते हजारों सैनिक भविष्य में जाते एक अनजान दुश्मन से लड़ने के लिए, मगर जिंदा बहुत कम ही लौट आते। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे। आज तक किसी को नहीं पता था वो किन चीजों से लड़ रहे हैं, मगर सरकार को पता था। समय गुजरता गया। पता चलता है कि भविष्य में इंसानों की आबादी सिर्फ 5 लाख रह गई थी। कोशिश अब भी जारी थी। जब सैनिक खत्म हो जाते हैं तो आम नागरिकों को इस जंग में झोंक दिया जाता है। ऐसे करते करते 1 साल और गुजर गया और अभी भी भविष्य से कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। और वर्तमान में लोगों ने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि अब उन्हें पता है अगले 30 साल में इंसान इस धरती से मिट जाएगा। खैर, आते हैं डैन के पास। उसके लिए भी सब बदल चुका है। एक रात म्यूरी को आजमा का दौरा पड़ता है तो वो उसे काफी अच्छे से संभालता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है बच्चों को पढ़ाने तो हम देखते हैं कि कोई भी अब स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उन्हें भविष्य का पहले से ही पता था। डैन की क्लास में ही एक बच्चा था जिसे वोल्केनोज में काफी इंटरेस्ट था और अक्सर वो इसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया करता था। स्कूल के बाद डैन को एक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि सरकार ने उसे एक जॉब के लिए चुना है। डैन खुश था कि चलो उसे लैब जॉब मिल गई, मगर असल में उसे जंग पर भेजा जा रहा था और ये उसे नहीं बताया गया था क्योंकि अब सरकार आम नागरिकों को इस्तेमाल कर रही थी और कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। वहां पहुंचकर डैन के हाथ पर एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसका मतलब कि अब वो भी उसे भविष्य में जंग पर भेज देंगे। डैन जैसे लोगों को इसके लिए चुना जा रहा था क्योंकि अगले 7 साल में वैसे भी उनकी मौत होने वाली है और इन लोगों को इस टाइमलाइन को सही रखना था। जो होना है वो होकर रहेगा वाली बात, वरना फिर पैराडॉक्स वाला किस्सा शुरू हो जाएगा। डैन को बस 1 हफ्ते भविष्य में रहना होगा। इसके बाद उसे वापस बुला लिया जाएगा। हाँ, अगर वो जिंदा रहा तो। जो डिवाइस उसके हाथ पर लगाई गई है वो उसके शरीर से भी जुड़ी है। ये उसे भविष्य में भेजने का काम भी करेगी और अगर डैन भागने की कोशिश करेगा तो उसे ट्रेस भी किया जा सकता है। ये सब जानकर उसे दुख तो होता है क्योंकि अब वो अपने परिवार से अलग होने वाला है और शायद वो जिंदा लौट के भी ना आए। जब वो एमी को इस बारे में बताता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो भागने का सोचती है कि चलो हम कहीं दूर चले जाएंगे, मगर डैन को पता था इससे कोई फायदा नहीं। एमी एक साइकेट्रिस्ट थी तो अक्सर जंग से लौटे हुए लोगों का वो इलाज करती थी। उसे अंदाजा था कि जो भी लोग उस जंग पर गए थे
और वो जिंदा लौट कर आए हैं। अब लगभग वो पागल हो चुके हैं। एमी उसे कहती है कि हमें ये डिवाइस तुम्हारे हाथ से निकालनी होगी। तुम अपने पिता के पास जाओ, मुझे यकीन है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, वो इस काम में माहिर है। मुसीबत ये थी कि डैन और उसके पिता का रिश्ता अच्छा नहीं था। खैर मजबूरन वो उसके पास जाता है। उसके डैड पहले तो समझते हैं कि शायद डैन को सरकार की तरफ से उस पर जासूसी करने के लिए भेजा गया है, मगर डैन उसे समझाता है कि वो यहाँ सिर्फ इस डिवाइस को निकलवाने आया है। इस डिवाइस को निकालने में 2 हफ्ते लगने वाले थे। डैन के पास इतना समय नहीं था। इस बात को लेकर बाप बेटे के बीच झगड़ा होता है और डैन वहां से चला गया। वो आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताता है। उसने म्योरी को अभी तक नहीं बताया था, इसलिए वो उसे भी बता देता है और उसे भी बहुत बुरा लगता है कि वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सभी को बेस पर बुलाया जाता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग है और फिर सभी को भविष्य में भेजने वाले थे। वहां पर डैन की मुलाकात एक साइंटिस्ट चार्ली और एक सिविलियन फाइटर डोरियन से होती है। चार्ली बताता है कि ये डोरियन तीसरी बार फ्यूचर में लड़ने जा रहा है और ये इकलौता इंसान है जो इतनी बार जंग पर गया है। अगले कुछ दिनों के लिए सभी को सिखाया जाता है लड़ना कैसे है, टाइम ट्रेवल काम कैसे करता है। एक आदमी ये सवाल पूछता है कि अगर हमारे पास टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी है तो फिर हम अपने दुश्मन को उस समय में क्यों नहीं मारते जिस दिन उन्होंने यहाँ हमला बोल दिया था, मतलब जिस दिन वो यहाँ पृथ्वी पर आए थे। लेफ्टिनेंट हार्ट समझाती है कि टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता। टाइम लीनियर है, इसमें आप आगे पीछे जा सकते हैं मगर अपनी मर्जी से नहीं। जैसे इनका ये टाइम ट्रेवल जंप 30 साल का होने वाला है, या तो ये लोग 30 साल आगे जा सकते हैं या पीछे। खैर ट्रेनिंग अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि बेस का अलार्म बजने लगा। डैन जब लेफ्टिनेंट हार्ट से इस बारे में पूछता है कि बिना तैयारी के हम कैसे जा सकते हैं, तो हार्ट कहती है कि मुसीबत दस्तक देके नहीं आती। हैवानों ने हमारे लैब पर हमला किया है, हमारे पास वही आखिरी लैब बची है, अगर वो गई तो हम जंग हार जाएंगे। सभी को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है। फिर वो तेज रोशनी देखते हैं और देखते ही देखते वो सभी लोग उसमें गायब हो गए। डैन होश संभालता है तो ये वही शुरू वाला सीन है जहां ये लोग आसमान से गिर रहे थे। हुआ ये था कि कोऑर्डिनेट्स गलत थे, जिस वजह से ये लोग एक अलग ही लोकेशन पर पहुंच गए। इस गलती की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। डैन और उसके कुछ साथी बच गए और अब जो लोग जिंदा बचे थे वो आगे बढ़ने लगे। सभी देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है और दूर दूर तक उन्हें तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब कर्नल इनसे संपर्क करती है। कर्नल बताती है कि पास ही एक बिल्डिंग में लेबोरेटरी है जहां से उन्हें कुछ डिवाइसेस और सैंपल्स चाहिए। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को वहां भेजा था मगर उनका दोबारा से संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए उनका मिशन अब यही होगा। कर्नल जानती थी कि डैन का मिलिट्री एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए वो उसे टीम का इंचार्ज बनाती है। डैन बाकी बचे लोगों को लीड करते हुए आगे बढ़ रहा था। अभी तक इनमें से किसी ने उन हैवानों को नहीं देखा था, मगर जैसे ये बिल्डिंग से नीचे आते हैं इन पर हमला होता है। इन हैवानों को व्हाइट स्पाइक्स कहते हैं। असल में ये एलियंस थे, तेज, शक्तिशाली और हद से ज्यादा खतरनाक। गोलियों का तो इन पर कोई खास असर होता भी नहीं, सिवाय गले के पास एक कमजोर जगह थी जहां पर निशाना लगाना मुश्किल था। लैब तक ये लोग किसी तरह तो पहुंच चुके थे मगर वहां कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। सैंपल्स पाते ही डैन और उसके लोग बाहर आने लगे मगर सीढ़ियों में छुपा एक हैवान इन पर हमला कर देता है जिसमें डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। कमांड स्टेशन से इन्हें खबर मिल चुकी थी कि वो इस शहर पर बमबारी करने वाले हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। डैन और उसके लोग जैसे ही सिग्नल देते हैं तो शहर पर बॉम्ब गिराए जाते हैं। ऐसे ही एक बड़े धमाके में डैन बेहोश हो गया। होश आने पर वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो ठीक था, बस धमाके की वजह से बेहोश हुआ था। डैन और उसका एक साथी जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये लोग अब मायामी में नहीं बल्कि डोमिनिकन रिपब्लिक में है। यही मिलिट्री का आखिरी बेस बचा था। डैन की मुलाकात डोरियन नामी सिविलियन से होती है। असल में लैब से निकलने के बाद एक ऐसा पॉइंट आया था जहां डोरियन ने जान बचाने और भागने का मशवरा दिया था, मगर डैन कुछ इंसानों की मदद करना चाहता था, इसलिए काफी लोग उस हमले में मारे गए और डोरियन उन्हीं कॉबिन्स के करीब बैठा हुआ था। वो इसका जिम्मेदार डैन को ठहरा रहा था। खैर इसके बाद डैन की मुलाकात कर्नल से होती है। वो एक औरत थी। कर्नल डैन की तारीफ करती है मगर जल्द ही ये बात सामने आती है कि असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डैन की बेटी म्योरी है, भविष्य वाली।
म्यूरी को ये बात पता थी, मगर किसी कारण वो डैन से खुश नहीं थी। म्यूरी असल में एक वैज्ञानिक बन चुकी थी। ये जानकर डैन को उस पर गर्व था। वो उसे गले से लगाना चाहता था, मगर म्यूरी उसे मना करती है और कहती है कि हमने आपको अतीत से बुलाया है इस इमोशनल ड्रामे के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई के लिए। आप एक सैनिक है और मैं एक कर्नल, तो आपको यही सच्चाई माननी होगी। हम यहाँ पूरी इंसानियत को बचा रहे हैं। म्यूरी डैन को उन हैवानों की जानकारी देती है। वो बताती है कि अभी तक उन्होंने जितने भी हैवानों को मारा है या पकड़ा है वो सभी नर थे। हाल ही में इन्हें ये पता चल चुका है कि जमीन के नीचे एक मादा भी रहती है और वही इन सभी को कंट्रोल कर रही है। और अगर इन्होंने अपने दुश्मन को हराना है तो उनके बारे में हर बात पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनके शरीर की बनावट और कमजोरियां भी, क्योंकि ये हैवान आम हथियारों से नहीं मरते। इसलिए म्यूरी को कोई ऐसा जहर बनाना है जिससे वो इनका सफाया कर दे। वो काफी समय से इस काम में लगी थी, मगर आज तक उसे किसी मादा एलियन का ब्लड सैंपल नहीं मिला था जिस पर वो जांच करे। अब इन्हें एक नया मिशन मिल जाता है, जिसके बाद ये सभी हेलीकॉप्टर्स में वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में म्यूरी डैन को बताती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो कहती है कि साल 2048 में अचानक से रशिया में ये एलियंस जमीन से उभरने लगे। कोई भी सैटेलाइट या रेडार सिस्टम ये पता नहीं लगा सका कि आखिर ये सब हुआ कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई और ये एलियंस आए कहाँ से। 3 सालों में इन एलियंस ने दुनिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और ये एलियंस बेरहमी से इंसानों को अपना खाना बनाकर इस दुनिया में फैलते गए। डैन पूछता है कि मेरी मौत के वक्त क्या हुआ था, तो म्यूरी उसे कुछ खास जवाब नहीं देती और कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कुछ देर में वो लोग उस मादा एलियन के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। सैनिक नीचे उस गुफा में पहुंच गए। वो मादा एलियन को बांधने की कोशिश करते हैं जो काफी शक्तिशाली थी। किसी तरह से वो सभी उस पर काबू पा लेते हैं। अब ये देखकर वो एलियन बहुत शोर करने लगती है। दरअसल वो बाकी एलियंस को बुला रही थी और थोड़ी ही देर में वो सभी वहां पहुंच भी जाते हैं। जिस हेलीकॉप्टर से इस मादा एलियन को ले जाया जा रहा था, बाकी के एलियंस उसी पर हमला कर देते हैं। अब जिस चॉपर में डैन और म्यूरी थे वो समंदर के किनारे क्रैश हो जाता है, जहां वो फिलहाल सेफ थे। म्यूरी मदद के लिए संदेश भेजती है। मदद आने में समय लगने वाला था। इसी बीच म्यूरी डैन से पूछती है कि आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। म्यूरी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। डैन को समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों कह रही है। तब म्यूरी बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब आप हमें छोड़कर चले गए थे। दरअसल डैन अपने ड्रीम जॉब ना मिलने की वजह से बहुत डिप्रेस रहने लगा था, जिस वजह से उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। म्यूरी बताती है कि उसके कुछ सालों के बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में डैन की मौत हो गई। ये सब सुनकर डैन को बहुत दुख होता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया। खैर वो माफी मांगता है और कहता है कि वो मैं नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि इन दोनों के लिए मदद पहुंच गई। ये लोग उस मादा एलियन को भी अपने साथ लैब में ले आए थे, जहां म्यूरी और डैन मिलकर उस फीमेल एलियन के डीएनए सैंपल को चेक करते हैं। मगर उसमें इन्हें बहुत समय लगने वाला था। इन्हें बस कमजोरी जाननी थी, ऐसे टॉक्सिन को ढूंढना था जिससे वो बाकी के एलियंस को मार सके। अब काफी दिन गुजर जाते हैं मगर इन्हें वो टॉक्सिन अभी तक नहीं मिला था। ये कोशिश करते रहे। डैन और म्यूरी के बीच सब वापस से ठीक हो जाता है। तब म्यूरी डैन को बताती है कि चाहे आप हमें छोड़कर चले गए हो, मगर मैंने हमेशा आपका इंतजार किया और आपको यहाँ लाने का फैसला भी मेरा था। मैं चाहती थी कि चाहे ऐसे ही सही मगर आपसे मिल तो पाऊं, मगर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप इस मिशन में मेरी मदद करें। डैन पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, तो म्यूरी कहती है कि मैं चाहती हूँ जब ये टॉक्सिन बन के तैयार हो जाए आप इसे लेकर वापस अपने समय में चले जाए, इसे ज्यादा मात्रा में बनाए और भविष्य में भेजे ताकि हम इन एलियंस का सफाया कर सके। कुछ घंटों में वो टॉक्सिन बन के तैयार हो जाता है, जिससे ये दोनों बहुत खुश थे। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि ठीक उसी समय वो मादा एलियन जाग जाती है। वो आवाजें निकालने लगी। असल में वो बाकी के एलियंस को बुला रही थी और उसकी ये कोशिश काम भी करती है। देखते ही देखते उस आखिरी बेस पर सैकड़ों की तादाद में एलियंस हमला कर देते हैं। तब म्यूरी डैन से कहती है कि और समय नहीं है, आप ये टॉक्सिन लेकर पास्ट में जा सकते हैं। हालांकि डैन म्यूरी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। वो टाइम मशीन भी इसी बेस पर थी, तो तबाह होने से पहले म्यूरी चाहती थी कि डैन अपने समय में वापस चला जाए। मेल एलियंस अब हर तरफ तबाही मचा रहे थे और हर कोई उनसे लड़ने में बिजी था।
इस सब में म्यूरी जख्मी भी हो जाती है और डैन उसकी मदद करता है, मगर अब उनका बेस पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। टाइम मशीन आखिरी बार एक्टिवेट होती है। डैन वापस से अपने समय में पहुंच गया। अब भविष्य में कोई इंसान नहीं है क्योंकि सब खत्म हो चुका है। खैर, होश आने पर वो टॉक्सिन अभी भी उसके हाथ में था। वो म्यूरी को कोने पर बहुत दुखी था। टॉक्सिन की जानकारी वो मिलिट्री को देता है कि इसे ज्यादा मात्रा में बनाया जाए क्योंकि हमें ये भविष्य में भेजना होगा। मगर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब हम भविष्य में नहीं जा सकते क्योंकि वो मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और डैन यहीं पर फंस गया, यानी कि अब सब कुछ खत्म। डैन को अपने घर वापस भेज दिया जाता है। घर आने के बाद वो खुश था। म्यूरी अभी छोटी थी। वो उसे गले से लगाता है। अक्सर रात में डैन की आंख खुल जाती और वो म्यूरी को देखने जाता कि वो जिंदा है कि नहीं। उसके पत्नी को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लगता है। वो उससे इस बारे में पूछती है तो डैन उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होगा क्योंकि भविष्य में वो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता उसे मुसीबतों का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि ये एलियंस दोबारा कभी पृथ्वी पर आए ही ना। तब डैन की पत्नी इस बारे में सोचती है। वो कहती है कि हमें ये तो पता है कि एलियंस ने 2048 में अपना अटैक किया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक वो उस साल में अंतरिक्ष से नहीं आए थे, तो इसका मतलब कि वो धरती पर पहले से ही मौजूद थे और न जाने कितने सालों से। हमें इनकी तलाश भविष्य में नहीं बल्कि अपने समय में करनी चाहिए। कहीं पर तो इनका ठिकाना होगा, शायद इनका कोई यान यहाँ गिरा हो। डैन को उसकी ये बातें सही लगी और अगले दिन वो खुद भी इस बारे में सोचता है। फिर वो जाता है डोरियन से मिलने और उसे कहता है कि सब कुछ अब भी खत्म नहीं हुआ। हमें टॉक्सिन तो मिल चुका है, मगर शायद हम ये जान सकते हैं कि ये एलियंस आखिर आए कहाँ से, और हो सकता है कि एलियंस इस समय धरती पर ही कहीं हो, बस हमें मालूम नहीं। वो डोरियन से उस एलियन का नेल मांगता है जो उसने अपने पास रखा था और उसे लेकर वो चार्ली के पास जाता है। चार्ली उसे एग्जामिन करके बताता है कि इस नेल पर वोल्केनो की राख मिली है जो या तो चाइना से आई या कोरिया से, मगर वो रशिया की नहीं है। डैन को समझ नहीं आती कि चाइना या कोरिया की राख रशिया तक कैसे पहुंच गई। वोल्केनो के बारे में सुनकर डैन को अपने क्लास के उस बच्चे के बारे में ख्याल आता है जिसे वोल्केनोज में बहुत इंटरेस्ट था। उसका नाम मार्टिन था। डैन उसके पास जाता है। मार्टिन बताता है कि कई 100 साल पहले एशिया में बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी राख उड़कर जरूर रशिया की तरफ गई होगी, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फाइनली बर्फ बन गई और फिर सालों तक ये बर्फ के लेयर्स बढ़ते गए। शायद ये एलियंस बहुत पहले ही धरती पर आ चुके थे, मगर इस बर्फ के लेयर की वजह से वो बाहर नहीं निकल सके और समय के साथ जैसे ही ये बर्फ पिघली ये एलियंस बाहर निकल गए, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इससे डैन समझ जाता है कि आज भी वो एलियन शिप रशिया के उन बर्फीले इलाके में कहीं होगा। डैन ये थ्योरी लेकर सरकार के पास जाता है, मगर क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था इसलिए सरकार इस बात को सीरियस ही नहीं लेती। मजबूरन डैन अब कुछ लोगों से मदद मांगता है, जैसे उसके पिता, डोरियन, जेम्स और लेफ्टिनेंट हार्ट। हार्ट अपने साथ कुछ सैनिक भी शामिल करती है और उसकी पहुंच हथियारों तक भी थी। ये लोग रशिया पहुंचकर अपनी खोज शुरू करते हैं। काफी दिनों के तलाश के बाद इन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग थी। ये अजीब बात थी। हार्ट वहां पर ब्लास्ट करवाती है। इन्हें एक रास्ता मिल जाता है जो एक गुफा से होकर गुजरता था। आगे जाने पर इन्हें एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान मिलता है। यही वो यान है जिसमें वो हैवान धरती पर आए और कुछ साल बाद जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो ये बाहर आकर इंसानों पर हमला करेंगे। चार्ली और जेम्स बाहर रह जाते हैं ताकि वो पहरा दे और डैन बाकी लोगों को लेकर शिप के अंदर जाता है। वहां उन्हें वो साइड भी दिख जाता है जहां से ये शिप क्रैश हुआ था। ये देखते हैं कि इस एलियन शिप का पायलट बाकी एलियंस जैसा नहीं, वो कुछ अलग ही क्रिएचर है, मगर वो इस हादसे में मारा जा चुका है। अब इन्हें सब समझ आने लगा। दरअसल ये एलियंस पृथ्वी पर आना नहीं चाहते थे। इन खतरनाक हैवानों को तो कहीं और ले जाया जा रहा था और ये हैवान असल में हथियार थे। खैर, अभी वो सभी कुकून में बंद थे। टॉक्सिन था इनके पास, इसलिए डैन सबको कहता है कि हमें इन्हें नींद में ही मारना होगा। खैर, वो ऐसा ही करते हैं। वो हैवान मरने लगे, मगर इनके यहाँ आने से टेम्परेचर पर असर पड़ा जिससे बाकी के एलियंस क्रिएचर जाग जाते हैं। इन्हीं में से वो मादा एलियन भी थी। वो इन पर अटैक कर देती है। ये सभी गोलियां चलाने लगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस शिप को तबाह करने का, मगर किसी को ये काम शिप में रुक कर करना था, बॉम्ब को एक्टिवेट जो करना था। डोरियन कहता है कि ये काम मैं करूंगा, मेरी जिंदगी वैसे भी बहुत कम रह चुकी है। असल में उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था।
डोरियन निशानी के तौर पर डैन को वो एलियन का नाखून देता है और सबको वहां से निकलने का कहता है। डैन तो वहां से निकल आता है मगर बाकी सब अभी भी शिप में थे। डोरियन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पूरे शिप को बॉम्ब से उड़ा देता है और अब सिर्फ डैन, चार्ली और जेम्स ही जिंदा बचे थे। मगर जेम्स डैन को बताता है कि उन एलियंस में से एक वहां से भाग चुका है जिसका पेट बिल्कुल लाल था। डैन समझ चुका था कि वो फीमेल एलियन है और अगर उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया तो उनकी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब वो उस फीमेल एलियन का पीछा करते हैं। उन्हें एक जगह एलियन दिख जाती है। ये लोग उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं ताकि उसे मार सके। तभी एलियन जेम्स को देख लेती है। वो उस पर हमला करने के लिए भागती है मगर उससे पहले ही डैन अपने स्नो कार से उस पर वार करता है। इससे वो चोटी से नीचे गिर जाती है मगर वो दोनों जानते थे कि क्वीन अभी तक मरी नहीं। वो दोनों उसे मारने वाले थे मगर क्वीन जब ऊपर आती है वो शक्तिशाली थी, इसलिए दोनों पर भारी पड़ती है। यहाँ तक कि वो डैन को मारने वाली थी मगर डैन उस नाखून का इस्तेमाल करता है जो डोरियन ने उसे दिया था। इसी दौरान जेम्स भी एक कुल्हाड़ी से उसकी आंख पर वार करता है जिससे क्वीन बौखला जाती है। मौके का फायदा उठाकर डैन उसके बॉडी में टॉक्सिन को इंजेक्ट कर देता है मगर क्वीन चालाक थी। वो फौरन ही अपना पाँव काट देती है ताकि टॉक्सिन उसके बॉडी में ना फैल सके। अब वो और भी गुस्सा आती, वो डैन की तरफ बढ़ती है मगर तभी जेम्स अपना हाथ आगे करता है ताकि क्वीन उसके खून की तरफ अट्रैक्ट हो और ऐसा ही होता है। डैन अपने फादर को ऐसा करने से मना कर रहा था। वो इस बार उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए जब क्वीन उनकी तरफ बढ़ती है तो डैन उस पर जंप करता है और उसी नाखून से उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है जो डोरियन ने उसे दिया था। जिसके बाद आखिरी बचा टॉक्सिन का इंजेक्शन भी उसके मुंह में डाल देता है और उसे चोटी से नीचे गिरा देता है। वो एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और फाइनली उसकी मौत हो गई। कई दिन बाद न्यूज में ये दिखाया जाता है कि रशिया में कुछ एक्सप्लोजन्स की वजह से एलियन शिप तबाह हो चुकी है और इस सब का क्रेडिट सरकार को जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डैन घर वापस आता है अपने परिवार के पास और आगे की जिंदगी ये लोग शांति से गुजारते हैं। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।